आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का विक्षेपण क्या है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगर हम किसी तरीके से प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभाजित कर दें तो इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। देखो ध्यान से, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? आगे देखो, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। इसका मतलब क्या? देखो, आपको ये तो ध्यान होगा कि खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि लाल रंग ज़्यादा दूरी से दिखाई दे जाता है बजाय और कलर के। तो जिस कलर के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो रास्ते में जल्दी मुड़ जाएगा। ठीक है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या है? अधिकतम है। इसका मतलब बैंगनी रंग की अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो सबसे कम दूरी पर दिखाई देगा या सबसे नज़दीक से दिखाई देगा। बैंगनी रंग, जैसे मान ली सपोज दैट आप कि आपने 7 रंग जो होते हैं प्रकाश के, उसके 7 डॉट किसी दीवार पर बना दिए हैं और अब आपको उसके पास खड़े होकर आप उसे देख रहे हो और 7 रंगों के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। आप वहाँ से उल्टे कदम चलना शुरू करें, उनको देखते हुए, कलर्स को देखते हुए। सबसे पहले आपको बैंगनी रंग दिखना बंद होगा। इसका मतलब हो गया कि बैंगनी रंग वाले प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, जिससे वो रास्ते में जो अन्य उसको धूल के कण या और चीज़ें जो मिल रही हैं उनसे टकराकर वो विक्षेपित हो गया है और इधर उधर मुड़ गया है और हमारी आँख तक वो बैंगनी रंग का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए बैंगनी रंग का ऑब्जेक्ट सबसे पहले दिखाई देना बंद होगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो अगला वी के बाद आई आता है। आई का मतलब इंडियम। क्लियर? ये वी आई फिर बी, ये जो 7 कलर होते हैं उसके लास्ट वाला कलर कौन सा है? रेड। तो रेड वाला कलर जो है वो सबसे अंत तक दिखता रहेगा। सबसे बाद जो अपनी नज़रों से ओझल होगा वो रेड वाला कलर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए तो अधिकतम होता है तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। आगे देखो, अतः प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग की प्रकाश का विचलन अधिकतम तथा लाल रंग की प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है। मतलब प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म वास्तव में प्रकाश को 7 भागों में डिवाइड कर देता है, 7 कलर में बांट देता है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसके 7 कलर अलग अलग छट जाते हैं। तो यहाँ बात आ रही है कि जैसे मान लीजिए ये ए बी सी कोई प्रिज्म है और इस पर ये कोई श्वेत प्रकाश डाला। श्वेत प्रकाश का मतलब होता है ऐसा प्रकाश जिसमें 7 कलर मौजूद हों। तो श्वेत प्रकाश जब इस पर डाला जाता है तो इसको जाना तो इस तरह चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ विरल माध्यम है, यहाँ चूंकि सघन माध्यम है, इसलिए ये अभिलंब की ओर झुक जाते हैं और ये 7 किरणों में डिवाइड हो जाते हैं। देखो आप, यहाँ से ये आया, फिर ये, फिर ये और ये 7 किरणों में ये बदल गया है। इसके ऊपर तीर का निशान लगा दूं अगर मैं सब पे, इस प्रकार से किरणें फिर एक बार फिर इनका यहाँ जब इस ऐसी भुजा पर ये गिरती हैं तो एक बार फिर इनका अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो किरणें हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर कर रही हैं, तो एक बार फिर अपने मार्ग से विचलित हो जाती और ये इस प्रकार से ये सब किरणें यहाँ आ जाती एक साथ, ऐसे आ गई। क्लियर? ये लो, ऐसे आ गई। तो अब देखो आप, इसमें ये वाली जो किरण है ना, ये जाना तो ऐसे चाहिए था, आई ऐसे, तो सर्वाधिक एंगल इसका बन रहा है। इसका मतलब ये तो बैंगनी कलर की किरण है।
तो सबसे ज़्यादा जो विचलन कोण होगा वो किसका होगा? बैंगनी का होगा। अगला इंडियम का, अगला ब्लू का, ग्रीन का, वोलेट का, ऑरेंज का और लास्ट में रेड का। और रेड का क्या है? सबसे कम है। तो प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में रंगों के व्यवस्थित प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो इस प्रकार से किसी प्रिज्म से 7 रंगों का जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये बात हो रही है प्रकाश के विक्षेपण की, जो बहुत ही सिंपल बात है। आगे का देखिए, कोणीय विक्षेपण क्या होता है? देखो, कोणीय विक्षेपण के लिए हम सीधी सी बात यही करें कि डेल्टा वी दिख रहा है, डेल्टा आर दिख रहा है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो वास्तव में कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। देखो आप, बैंगनी रंग के लिए कोणीय विचलन डेल्टा वी दिख रहा है आपको, तथा लाल रंग के लिए कोणीय विचलन डेल्टा आर का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, या थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब प्रिज्म पतला होता है तो डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 गुणा में ए सूत्र पढ़ा था, वो यहाँ लागू कर लो। देखो सूत्र क्या था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 गुणा में ए। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था, याद होगा आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको वॉयलेट के लिए रख रहा हूँ। तो वॉयलेट के लिए जब इसको रखूँगा तो डेल्टा एम की जगह लिख दिया डेल्टा वी, म्यू की जगह लिख दिया म्यू वी, अर्थात बैंगनी रंग की प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है म्यू वी, माइनस 1 गुणा में ए। ए क्या है? ए है प्रिज्म कोण। तो अब देखें हम, ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 गुणा में ए माइनस म्यू आर माइनस 1 गुणा में ए। इसको अगर हम सोल्व कर देना तो इसके कोष्टक को खोल लो आप, तो ये हो जाएगा म्यू वी ए माइनस कैपिटल ए, फिर माइनस म्यू आर ए और प्लस ए। ठीक है, अब इस ए से तो ए कट गया और यहाँ आ जाएगा म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए। इन दोनों में जब ए कॉमन ले लेंगे तो थीटा बराबर बन जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर गुणा में ए। तो ये बात है कोणीय विक्षेपण की, और शायद एक बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। अगला टॉपिक देखिएगा, विक्षेपण क्षमता ओमेगा। विक्षेपण क्षमता ओमेगा। तो ओमेगा के लिए आप एक चीज़ याद रखें कि ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। बस ये अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। जहाँ डेल्टा वाई क्या है, जो वाई का मतलब तो येलो, पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण है डेल्टा वाई। ठीक है, और थीटा क्या है? ये है कोणीय विक्षेपण थीटा, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो ये वाई को क्यों लिखा? क्योंकि वाई जो है वो इस जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसका जो बीच का रंग है वो है येलो। क्या है? येलो। VIBGYOR, ये देखा आपने, ये ऐसे था, देखो VIBGYOR। आप कहोगे सर मध्यमान रंग वाई कैसे हो गए? देखो मध्यमान रंग तो जी ग्रीन होना चाहिए, 3 इधर बच गए, 3 इधर बच गए। इसका रीजन भाई ये है कि ये जो कलर है ना, ये जो कलर हैं ये तो कम दूरी ग्रहण कर रहे हैं और ये कलर ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो स्पेक्ट्रम बनता है, इंद्रधनुष बनता है आसमान में, उसमें आप देखोगे तो इनका हिस्सा ज़्यादा है और इनका हिस्सा कम है। तो उन कंप्लीट हिस्से में अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो 7 कलर मौजूद हैं, तो ये रेड ऑरेंज वाले ज़्यादा दूरी में हैं, ये कम कम दूरी में है। इस वजह से येलो वाला जो कलर है वो बीचों बीच में आता है, इसलिए इसको मध्यमान कलर बताया गया है। क्लियर? देखो आप, कोणीय विक्षेपण थीटा तथा मध्य किरण, लिख दिए मध्य किरण, इसको पीले रंग के विचलन डेल्टा वाई के अनुपात को
प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। या ओमेगा बराबर हो गया थीटा अपॉन डेल्टा वाई, जहाँ थीटा की वैल्यू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होती है, अपॉन हो गया डेल्टा वाई। अब देखो डेल्टा वी बराबर तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था म्यू वी माइनस वन गुणा में ए, और डेल्टा आर बराबर हमने पढ़ा था म्यू आर माइनस वन गुणा में ए। या फिर डेल्टा वाई बराबर हमने पढ़ा म्यू वाई माइनस वन गुणा में ए। ये तीन चीज़ें हमने रख दी पिछले टॉपिक के अनुसार। ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है, और ए से ए कट जाएगा तो ओमेगा बराबर हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। क्लियर? शायद इस पर एक न्यूमेरिकल भी बनता है एग्जाम में कि ये इस तीनों की वैल्यू दे देगा हमें और ओमेगा की वैल्यू पूछेगा, तो आपको ये सूत्र भी याद रखना है। क्लियर? अगला जो टॉपिक है हमारा, और वो टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से मतलब समझ लो आप, इसका मतलब ये होता है कि जब प्रकाश वायुमंडल में जो धूल के कण हैं उन पर गिरता है, ठीक है, तो ये चारों दिशाओं में या विभिन्न दिशाओं में ये प्रकाश फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इस वजह से ही हमें आसमान चमकता हुआ दिन के समय, ये चमकता वायुमंडल जो है जो चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, पानी की जो बूंदें हैं, उनसे जब प्रकाश की किरणें, सूरज वाली किरणें टकराती हैं, टकराकर वो चारों तरफ फैल जाती हैं, इस वजह से वो चमक या चकाचौंध पैदा होती है। क्लियर? तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, ठीक है, धूल के कणों पर गिरती है तो ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। देखो वहां तो बात हुई थी विचलन की, तो लाल प्रकाश का विचलन क्या था? बोलो, सबसे कम था। सबसे कम था ना, तभी तो वो दूर तक दिखाई दे रहा था, और वहां भी विचलन सबसे कम था, और यहाँ प्रकीर्णन भी क्या होता है? सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। बात वही आ रही है कि वहाँ पर थीटा वी और डेल्टा वी और डेल्टा आर की बात थी, वहाँ रेड के लिए विचलन कोण सबसे कम था, और यहाँ रेड के लिए ही प्रकीर्णन सबसे कम है। तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का ऑब्जेक्ट हमें अधिक दूरी से दिखाई दे जाता है, और बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं अब हम। प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा वायुमंडल के कणों के आकार पर निर्भर करती है। जो प्रकीर्णन होता है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो किस किस बात पे डिपेंड करती है? एक तो वायुमंडल में किस किस आकार के कण उपस्थित हैं, इस बात पे डिपेंड करती है कि छोटे कण है बड़े कण है। एक इसके अलावा जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य पर भी ये डिपेंड करती है। क्लियर? अब देखिएगा रेले का प्रकीर्णन नियम। रेले का प्रकीर्णन नियम का मतलब देखो आप, बहुत सिंपल सी बात है। पुराने सिलेबस में तो ये नहीं था, इस नए सिलेबस में जोड़ा था, और अगले साल जो फिर वो एनसीईआरटी वाला सिलेबस लागू हो जाएगा 12वीं क्लास में, उसमें फिर ये सिलेबस में नहीं रहेगा। ये कहना चाह रहा है कि यदि वायुमंडल के कण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटे हों, पहला काम क्या बताया कि जो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, जो प्रकाश सूर्य से आता है, उससे अगर छोटे कण हो वायुमंडल में, तो प्रकीर्णन का मान, तो जब उस समय जो प्रकीर्णन होता है उसका मान 1/λ⁴ के समानुपाती होता है। इसे रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। देख लो, याद हो जाए तो याद कर लेना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार परीक्षा में इसको पूछ लिया था, ठीक है, हो सकता है पूछ लें इसको भी। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो अगर वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, उनकी जो आकार है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम है, तो उस पोजीशन में जो प्रकीर्णन हो रहा है, या प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश की किरणों का जो फैलाव हो रहा है, उसकी वैल्यू 1/λ⁴ के समानुपाती होती है। इसे रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। अगली बात हम करते हैं प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। भाई प्रकीर्णन के क्या क्या घटनाएं हैं, हालांकि छोटी क्लासेज में 10वीं क्लास में भी आपने इसको पढ़ लिया होगा, फिर हम कुछ बात रिपीट कर लेते हैं फटाफट।
आकाश का नीला दिखाई देना, पहला कारण आकाश का रंग नीला होता है। हम देखते हैं दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका अगर सवाल बनता है परीक्षा में कि आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है, तो आपका उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो देखो, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। क्लियर? इस कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। मतलब कि जो प्रकीर्णन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर का होता है, इसलिए हमें आकाश ब्लू कलर का दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो तो आकाश काला दिखाई देता है और दिन में तारे नजर आ जाते हैं। ये लैंग्वेज सही नहीं बैठी। आकाश काला दिखाई देगा, देगा लिखना चाहिए, देगा, और दिन में तारे नजर आने लग जाएंगे, लग जाएंगे। आई समझ में? मतलब कि अगर दिन में अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है ना, तो चंद्रमा पर जाकर अगर कोई देखे तो दिन में भी तारे दिखते हैं वहाँ से, और ये जो नीला रंग नहीं दिखाई देगा, आकाश कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल काला दिखाई देगा। ठीक है, जैसे काले बादल छा जाते हैं ना, आकाश काला हो जाता है, ऐसा हमेशा दिखाई देता है वहाँ से। अगला, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। इसका रीजन क्या है? जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, उस समय सूर्य की पृथ्वी से दूरी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो चूंकि सूर्य से 7 रंग का प्रकाश निकलता है, तो बाकी दूरी ज़्यादा होने की वजह से बाकी 6 रंग का प्रकाश तो रास्ते में इधर उधर प्रकीर्णित हो जाता है, और केवल लाल कलर का प्रकाश ही हम तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्य हमें सुबह और शाम के समय लाल दिखाई देता है। देखो, अब सुबह तथा शाम को सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हम तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। अगला देखो, खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं। ये भी इसका जिक्र मैंने पहले कर लिया था। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये हमें दूर से ही दिखाई देने लगे जाता है। इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्लियर? और नंबर 4 है इसका श्वेत बादल। कॉमनली जो दिन में जो बादल दिखते हैं, दोपहर के समय जो बादल दिखते हैं, जब मतलब कि मानसून का मौसम नहीं हो, उस समय जो बादल दिखाई देते हैं वो हमें सफ़ेद कलर के बादल दिखाई देते हैं। कहीं कहीं बादल तैरते दिखते हैं, वो भी सफ़ेद कलर के। अब बात आती है कि बादल सफ़ेद कलर के क्यों दिखाई देते हैं, उसका रीज़न देखो। जब सूर्य का प्रकाश बादलों में उपस्थित बड़े धूल के कण या फिर जल की बूंदों पर गिरता है, तो प्रकाश के 7 रंगों का प्रकीर्णन एक समान होता है। समझ गए? इसलिए बड़ी जल बूंदों युक्त बादल सामान्यतया सफ़ेद दिखाई देते हैं। मान लो वायुमंडल में पानी तो उपस्थित रहता ही है, वायुमंडल के अंदर पानी जलवाष्प के रूप में हमेशा उपस्थित रहता है। तो जब प्रकाश की जो किरणें हैं वो उस जलवाष्प वाले जो बड़े बड़े कण हैं उनके ऊपर गिरता है, तो उस समय 7 रंगों का प्रकीर्णन समान होता है। और जब 7 रंगों का प्रकीर्णन एक समान होता है तो फिर हमें 7 रंग हम तक पहुंचते हैं, और जब 7 रंग हम तक पहुंचते हैं तो श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बादल जो है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी जल की बूंदों युक्त होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष आप सभी ने देखा होगा कि जब बरसात होकर रुक जाती है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्लियर? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कॉमनली 3 रंग ही दिखाई देते हैं, जबकि जहाँ अधिक क्लियरिटी का इंद्रधनुष बनता है वहाँ 7 कलर दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ कलर तो यहाँ भी 7 ही बनते हैं, लेकिन बाकी के और जो कलर हैं वो उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुँच पाता और वो रास्ते में ही प्रकीर्णित हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर लगभग 3 कलर ही इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। देखो, अब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर गिरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। मतलब जो अगर वायुमंडल में जैसे मान लो बरसात रुकी,
उस वक्त दिखाई देता, रुकते ही दिखाई देता। रुकते ही अगर सूरज निकल जाता है तो इस वायुमंडल में वो जल की जो बूंदें हैं वो तैरती रह जाती हैं। तो जब वो प्रकाश जो है उन जल की बूंदों से गुजरता है तो वो प्रिज्म के समान व्यवहार करते हैं, और जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। ऐसा हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो वो बात कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर गिरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस रंगीन आकृति को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रायः इंद्रधनुष 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त लाल से बैंगनी होता है तो यह प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। कई बार एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो तो होता है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष, और इसमें कलर होते हैं लाल से बैंगनी। क्या होता है भाई? लाल से बैंगनी। हमें सब लाल तो दिखाई देता है कॉमनली सबसे ऊपर उसमें, बाकी बैंगनी वाला तो हम तक पहुंचता ही नहीं है। तो इसका क्रम क्या होता है? लाल से बैंगनी होता है। ठीक, लेकिन कई बार एक इंद्रधनुष पर दूसरा इंद्रधनुष भी दिखाई दे जाता है। तो फिर क्या करते हैं कि जिसके रंगों का क्रम लाल से बैंगनी है उसको तो कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, और उसके ऊपर जो दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है उसको कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, और उसका रंगों का क्रम इससे उल्टा होता है और वो होता है बैंगनी से लाल होता है। देखो, कभी कभी इंद्रधनुष के निकट एक अन्य इंद्रधनुष भी दिखाई देता है जिसके रंगों का क्रम पहले का विपरीत अर्थात बैंगनी से लाल होता है ना। लाल ढंग से नहीं दिख रहा तो यहाँ मैं लिखता हूँ लाल, बैंगनी से लाल होता है, और विपरीत में री बड़ा आता है भाई, छोटा लिख दिया इसने गलती से। विपरीत अर्थात बैंगनी से लाल होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष से कहलाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष से द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक चमकीला तथा अधिक संकीर्ण होता है। मतलब कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना वो ज़्यादा चमकीला बनता है, और संकीर्ण का मतलब बिल्कुल सकरा बनता है, और जो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है वो काफ़ी फैला हुआ बनता है, इसलिए उसमें चमक नहीं आती। अब देखो, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ कि इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या क्या है। तो देखो, इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है, पहला काम। क्योंकि वो जो बूंदे थी ना, किसकी? जल की बूंदे थी, वो प्रिज्म का कार्य करती हैं। तो प्रकाश की किरणें जब हवा से उस पानी में घुसती हैं तो उसका अपवर्तन होता है, फिर उस पानी से बाहर निकलती है तो एक बार फिर अपवर्तन होता है। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है, पहला काम। दूसरा, वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब कि वो कलर में डिवीजन होता है, कलर में बढ़ता है, तो उसे क्या कह दिया यहाँ पर? वर्ण विक्षेपण कह दिया। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, और वहाँ पर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमने पढ़ी थी वो भी होता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण अगर एग्जाम में पूछे 1 नंबर का सवाल, तो आपको 3 बातें लिखनी है: अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन कौन से हैं? प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसका। आगे देखो, प्रकाश की बूंदों से निकलने वाली प्रकाश किरणें 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच होती हैं। देखो ध्यान से, मतलब कि जो प्रकाश की बूंदों से जो प्रकाश की किरणें निकलती है ना, जो इंद्रधनुष बनता है वो कितने एंगल पे बनता है? 40 से 42 के बीच बनता है, मतलब एक कलर सभी कलर। इस प्रकार सभी रंग 2 डिग्री कोणीय चौड़ाई में उपस्थित होते हैं। जो सातों जो कलर होते हैं ना वो केवल 2 डिग्री कोणीय चौड़ाई में ही उपस्थित रहते हैं। ये बात भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कितने एंगल पर बनता है? 40 से 42 पे बनता है। तो कितने डिग्री का कोणीय चौड़ाई उपस्थित रहती है? तो 42 में 40 किया तो कितना आ गया? 2 डिग्री कोणीय चौड़ाई में स्पेक्ट्रम में बन जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिशिंग की ओर है, ख़त्म होने वाला है। अगले वीडियो में हम नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर सूक्ष्मदर्शी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और फिर दूरदर्शी पढ़ेंगे। उसके साथ ही चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, और फिर इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, फिर बोर्ड के पेपर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।